हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हो सकता है कि एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो बायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बायर बिहेवियर क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है बायर बिहेवियर के बारे में पढ़ने की। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में पढ़ते हैं फैक्टर कौन कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं बायर के बिहेवियर को। बेसिकली 4 फैक्टर है। ठीक है, so the company that really understand how consumer will respond to different product features, prices and advertising appeal has a greater advantages over its competitor। यानी कि जो कंपनी अपने बायर के बिहेवियर को अच्छे से समझती है उसको क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। For a clear understanding of the various factors that influence the buyer behavior, the stimuli response model of buyer behavior can be considered as the starting point। यानी कि बायर के बिहेवियर को समझने के लिए कुछ फैक्टर्स है जिनको हमें जानना ज़रूरी है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी कि किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने बायर्स को ताकि वो क्या करें, रिस्पॉन्ड करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। Marketing stimuli, marketing motivator consists of 4 P's, that is product, price, promotion and place. Other stimuli include major forces and event in the buyer environment, economical, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। ये सारे इन्वायरमेंट है जो क्या करते हैं, बायर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर है, बेसिकली 4 फैक्टर है। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। कंज्यूमर आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन द परचेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। These are 4 psychological factors. There are 4 psychological factors which may influence buyer behavior. कौन से ऐसे 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो एक बायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड। चारों के बारे में समझते हैं। मोटिवेशन, what is motivation? We may define motivation as the driving force within individual that impels them to take actions. This driving force is produced by a state of tension which exists as the result of an unfulfilled need. Individuals strive, both conscious and unconscious, to reduce this tension through behavior they anticipate will fulfill their need and thus relieve them of the stress they feel. ठीक है, psychologists have developed a number of theories of motivations. Two of the most popular motivation theory which are relevant in the context of buyer behavior are Abraham Maslow's hierarchy of need theory, Sigmund Freud साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मोटिवेशन की वजह से एक पर्सन जो है अपने उसके बायर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मोटिवेशन यानी कि एक पर्सन मोटिवेट होगा, यानी कि उसकी डिज़ायर कोई अगर वो चाहता है कि अपनी किसी भी डिज़ायर को फुलफिल करना, ठीक है, तो क्या होगा, मोटिवेट होगा ताकि अपनी उस डिज़ायर को, अपनी उस नीड्स को, वांट्स को फुलफिल कर सके। इसलिए वो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदता है। इसको डिफाइन किया गया है 2 थ्योरीज के साथ। फर्स्ट है अब्राहम मास्लोज की थ्योरी और सेकंड है फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इन 2 थ्योरी का यूज़ करके हम मोटिवेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से इन दोनों these 2 theories have defined different meaning and interpretation with regard to marketing and consumer analysis. फर्स्ट है हमारी मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या कहती है? अब्राहम मास्लो ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्सन हैव हायरार्की ऑफ नीड एट अ पर्टिकुलर टाइम विच दे वांट टू सेटिस्फाई। अकॉर्डिंग टू हिम द मोस्ट प्रेसिंग ह्यूमन वांट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एंड द लीस्ट प्रेसिंग आर एट द लास्ट। इन टर्म्स ऑफ हायरार्की दे मे बी अरेंज एज साइक्लो फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स है उसको हमें फुलफिल करना होगा, जो हमारी बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करना होगा। उसके बाद हमें अपनी हायर लेवल नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन भी यही कहते हैं कि जो बेसिक नीड्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फूड, क्लोथ, ठीक है, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, ये सारी नीड को सबसे पहले क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। उसके बाद जो हायर ऑर्डर नीड है उनकी तरफ बढ़ा जाए। उसके बाद आती है हमारी जो सेकंड साइकोलॉजिस्ट है वो है फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने 3 पार्ट में डिफाइन किया है। फर्स्ट है आईडी, सेकंड है ईगो, थर्ड है सुपर ईगो। ये कहते हैं
कि आईडी क्या होती है। आईडी ड्राइव बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स सच एज थर्स्ट, हंगर, फॉर विच द इंडिविजुअल सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दैट इज प्लेजर विदाउट कंसर्न फॉर द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन। आईडी कहती है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा क्या चाहता है, किसी भी नीड्स को, वांट्स को फुलफिल करना चाहता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं किस तरीके से उस नीड्स को फुलफिल कर रहा हूँ। वो कुछ भी करके अपनी उस नीड्स को, अपनी उस वांट्स को फुलफिल करना चाहता है, अपनी उस डिज़ायर को फुलफिल करना चाहता है। ID operate according to the pleasure principle. Behavior is guided by the primary desire to maximize the pleasure and avoid pain. यानी कि इसमें कहा गया है, ये थ्योरी कहती है कि जो भी एक पर्सन है, जो भी एक बायर है, कंज्यूमर है, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है, अपनी प्लेजर को जो है वो अचीव करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है, और जो अपनी स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। It direct person's psychic energy towards pleasurable act without regard for any consequences. For example, if a car lover sees a beautiful car drive by the ID, would immediately desire to own it. It doesn't take into account that it would be illegal to simply take this car. It's only concerned about the fact that the person wants this car. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा गया कि एक पर्सन जो है वो क्या है, किसी भी एक कार को देख के वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, वो चाहता है उस कार को लेना। वो ये नहीं सोचता कि लीगल तरीके है या इलीगल तरीके है, वो उस कार को पाना चाहता है। ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि और अच्छे समझ आ जाए कि आईडी एक्चुअली में होती है क्या। आईडी ये कहती है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अ प्रैक्टिकल एंड ब्यूटीफुल साइड ऑफ द आईडी इज दैट अ बेबी स्टार्ट टू क्राई व्हेन इट्स हंग्री, व्हेन द बेबी इज फीड द आईडी डिमांड इज फुलफिल्ड एंड द बेबी स्टॉप्स क्राइंग। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि सेकंड पॉइंट क्या है, आईडी हमने समझ लिया कि हम अपनी नीड्स को क्या करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद आती है हमारी सुपर ईगो। सुपर ईगो कहती है कि हमें अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को तो फुलफिल करना है, लेकिन सोसाइटल, मोरल और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ करके हमें कोई गलत काम नहीं करना। हमें उस तरीके से अपनी नीड्स को काम फुलफिल करना है जिसको सोसाइटी भी क्या करे, सपोर्ट करे, जो सोसाइटी के, फैमिली के अगेंस्ट ना हो। और ईगो कहती है, ईगो इन दोनों चीज़ के बीच में लाई करता है। आईडी और सुपर ईगो के बीच में आता है ईगो। ये हमारा थर्ड सब सिस्टम है जो आईडी और सुपर ईगो के बीच में आता है। इन अ वे इट वर्क एज अ रेफरी बिटवीन द आईडी एंड सुपर ईगो। द ईगो ट्राई टू बैलेंस दिस बोथ द अपोजिंग फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। अब आईडी में हमने कहा कि हम अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, हमें मतलब नहीं है कि किस तरीके से नीड्स को फुलफिल किया जाए, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल, उससे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सुपर ईगो कहती है कि हमें अपनी नीड्स और वांट्स को तो फुलफिल करना है, लेकिन किसी को हार्म नहीं करना। ठीक है, और ईगो जो है इन दोनों के बीच में आती है। उसके बाद आता है हमारा परसेप्शन। अभी हमने पढ़ा मोटिवेशन, कि जो हमारी इनर डिज़ायर आती है, हमारा जो बाहर के बिहेवियर है वो क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है थ्रू इट्स मोटिवेशन, थ्रू इट्स इनर डिज़ायर, कि वो अपनी अनफुलफिल नीड्स को क्या करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है। सेकंड था हमारा परसेप्शन, नज़रिया, कि किस तरीके से कोई पर्सन किस चीज़ को कैसे देखता है, उसका परसेप्शन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनदर इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर, 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर पढ़ने हैं। जो अनदर साइकोलॉजिकल फैक्टर है with which may influence the consumer is perception. How a motivated person act depend on his or her perception of the prevailing situation. It has been found quite often that two people with the same level of motivation and in the same situation act differently because of different perception. Example, a consumer who visit a superstore for the purpose of purchasing a color television or being confronted with an over enthusiastic salesperson may consider this salesperson as being too pushy without understanding his need. Another consumer may perceive the same salesperson as being genuine and sincere. This happen because the difference in the perception of the salesperson by the two consumer. यानी कि इसमें यही कहा गया कि हर किसी का परसेप्शन क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कहा गया कि एक सेल पर्सन है जो क्या कर रहा है, टीवी को सेल कर रहा है, कलर टीवी को सेल कर रहा है। तो 2 पर्सन जाते हैं उस शोरूम में, उस सुपर स्टोर में टेलीविज़न को ख़रीदने। एक बायर का बिहेवियर ये है उस सेल पर्सन के प्रति, वो ये देखता है कि ये जो सेल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पुशी है, वो समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या ख़रीदना चाहता हूँ, वो अपने आप ही बोले जा रहा है कि आपको ये ले लो, ये ले लो, ये अच्छा है। दूसरा पर्सन ये सोचता है यार कितना अच्छा है, कितने अच्छे से समझा रहा है, कितने अच्छे से बता रहा है। ठीक है, सेल पर्सन वही है, ठीक है, लेकिन उस सेल पर्सन के प्रति दोनों का परसेप्शन क्या है, अलग है। किसी को वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कोई क्या कहता है बहुत ज़्यादा पुशी है, सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा क्या चाहिए मेरे को।
Perception is an individual process. It depends on internal factors such as a person's belief, experience, needs, moods और expectation. हर किसी का perception अलग होता है, ठीक है। हर किसी का बिलीफ सिस्टम अलग होता है, एक्सपीरियंस, नीड, मूड, ये सारी चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन का परसेप्शन कैसा है। पीपल कैन फॉर्म डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सेम स्टिमुलस, सेम मोटिवेटर बिकॉज ऑफ फोर परसेप्शन प्रोसेसेस और सेलेक्टिव परसेप्शन। यहाँ पे परसेप्शन को भी फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन और सेलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या कहता है, एवरीडे पीपल आर एक्सपोज टू अ ग्रेट number of stimuli including marketing stimuli. One study has indicated that a typical consumer is exposed to more than 1,000 ads per day. Since it is impossible to pay attention to all these stimuli, most of them are screened out. Research has shown that people are more likely to notice stimuli that relate to a current need. People are also more likely to notice stimuli that they expect. तो सिलेक्टिव एक्सपोजर ये कहता है कि मान लो एक दिन के अंदर 1,000 एडवर्टाइजमेंट आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक पे ध्यान दें। कुछ सेलेक्टेड ऐसी होती है जो हमारी करंट नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो हमें मोटिवेट करती है। तो ये थी सिलेक्टिव एक्सपोजर कि हम हर किसी पे ध्यान नहीं देते, कुछ ऐसे होते हैं जिस पे हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्टिव अटेंशन। दिस अकर व्हेन द कंज्यूमर चूजेस टू फोकस अटेंशन ऑन सर्टेन स्टिमुली व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर। कि कुछ ही ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जिसपे क्या किया जा रहा है, अटेंशन दी जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है। आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग अ कंज्यूमर इज एक्सपोर्ड, ही परसीव और अटेंड अ फ्यू एडवर्टाइजमेंट। दिस मीन्स एडवर्टाइजर्स मस्ट मेक ए कंसिडरेबल एफर्ट टू गेट देयर मैसेज नोटिस। एडवर्टाइजर ऑफ्टन यूज द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर एड्स टू गेन कंज्यूमर अटेंशन। इसमें ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर जो है जितनी ऐड उसके सामने आए हर एक पे ध्यान दे, वो से कुछ ही ऐड पे क्या करता है, अपनी अटेंशन देता है जो उसको अट्रैक्टिव लगती है, जो उसको अच्छी लगती है। तो मार्केटर को इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट बनानी चाहिए जो कंज्यूमर नोटिस करे, जो अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद आता है सिलेक्टिव डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन इज लाइक मिसलीड करना। इट मीन्स दैट द मार्केटर मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द कंज्यूमर एंड हाउ दे विल affect interpretation of advertising and sale information. Thus marketer need to consumers mindset। यानी कि यहाँ पे क्या करता है, मार्केटर कंज्यूमर के माइंडसेट को देखता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या सोचता है, कंज्यूमर का माइंडसेट किस तरीके का है, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुँचाई जाए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, कंज्यूमर के माइंड सेट को चेंज किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ सेलेक्टिव रिटेंशन। सेलेक्टिव रिटेंशन क्या कहती है, पीपल टेंड टू रिटेन ओनली दैट इन्फॉर्मेशन विच सपोर्ट देयर एटीट्यूड एंड बिलीफ। जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर जो है हर एक इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। जितनी एडवर्टाइजमेंट देखी उसने उसको हर एक याद रह गई, ठीक है, जो उसको लगता है सही है उसके लिए, ठीक है, वही उसके दिमाग में रहती है। कॉन्सिक्वेंटली एड्स आर रिपीटेड मैनी टाइम। इसलिए कहा गया कि जो भी एड्स है वो बार बार रिपीट की जाती है ताकि कंज्यूमर के सामने वो बात बार बार आए, रिपीट हो, ताकि उसके दिमाग में वो बात जो है वो रहे और कंज्यूमर उस पर्टिकुलर ब्रांड को जाके परचेज करे। सो कॉन्सिक्वेंटली एड आर रिपीटेड मैनी टाइम। द होप इज दैट न्यूमरस एक्सपोजर विल etch the message into the recipient memory. These also partially explain why a firm with very familiar products such as Pepsi, Coke, KFC, McDonald's spend millions of rupees annually on advertising. तो selective retention यही कहती है कि हमें एडवर्टाइजमेंट करते रहना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर के माइंड में बात रहे। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है लर्निंग। पहले हमने पढ़ा मोटिवेशन, सेकंड हमें पढ़ा परसेप्शन, थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं लर्निंग। ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर के थर्ड पॉइंट, लर्निंग। फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव कंज्यूमर लर्निंग कैन बी एज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर परचेज एंड कंजम्पशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट दे अप्लाई टू फ्यूचर परचेज रिलेटेड बिहेवियर। यानी कि जब हम बहुत सारी ऐड देखते हैं या फिर हम लोगों की एक्सपीरियंस से जानते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस से, नॉलेज से क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को चूज़ करते हैं। अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो फ्यूचर में भी हम उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो लर्निंग के अंदर हम 4 बेसिक एलिमेंट को पढ़ने वाले हैं। 4 बेसिक एलिमेंट दैट आर फंडामेंटल टू लर्निंग प्रोसेस, दैट आर ड्राइव्स, क्लूज, रिस्पॉन्स एंड री इन्फोर्समेंट। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुली दैट कॉल फॉर एक्शन। यानी कि
इंटरनल स्टिमुली क्या है, हम अंदर से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देख के या किसी भी चीज़ को देख के कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी है। क्यूज क्या होते हैं, क्यूज आर द स्टिमुली दैट गिव डायरेक्शन टू द ड्राइव्स, यानी कि एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ब्रांड ऑफ soft drink may serve as a cue for those who are feeling thirsty. Therefore, it is necessary for the marketer to provide only those cues which are in tune with the consumer expectation. ड्राइव ये होते हैं जो हमारी इंटरनल फीलिंग होती है कि हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, यानी कि हम प्यासे हैं, हम थ्रस्टी है तो हमें पानी चाहिए। उसी समय अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कोक की, ड्यू की, मज़ा ही आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम एकदम से उस प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं। ड्राइव जो हमारी इंटरनल फीलिंग होती है, क्यूज कि जो उस इंटरनल फीलिंग के रिगार्डिंग हमें कुछ दिख गया, कुछ ऐसा जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, हम क्या करते हैं, इमीडिएटली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं उस पर्टिकुलर क्यूज की तरफ। हमने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, इट इज़ द बिहेवियर रिएक्शन टू द ड्राइव्स एंड क्यूज। मैनी क्यूज में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इन फ्यूचर दिस एटीट्यूड में लीड टू बिहेवियर। अब क्या होता है, हमने रिस्पॉन्स किया, हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया, अगर हम उससे सेटिस्फाई है, फ्यूचर में हम उसको फिर से लेंगे, सेटिस्फाई नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स करने से हमारा एटीट्यूड जनरेट हो रहा है। री यही कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उसको आगे फ्यूचर में परचेज करेंगे, नहीं लगती तो हम उसको नहीं करेंगे। री कैन बी either positive or negative. For example, if a consumer purchases a specific brand and he find it satisfying and next time he will need that product, there is likelihood that he may purchase the same brand. The response have been reinforced. In addition, the same consumer may develop a positive attitude towards other brand manufactured by the same company. In case the response is not rewarding, the consumer may not purchase the brand, may develop negative feeling towards other product manufactured by that company. So learning then emerges from reinforcement, and repeated reinforcement lead to a habit or a brand loyalty. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। साइकोलॉजिकल फैक्टर में हमने पढ़ा मोटिवेशन के बारे में, जिसमें हमने 2 थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने परसेप्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा लर्निंग के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर विच हैव सर्टेन बियरिंग ऑन बायर बिहेवियर, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, सोशल रोल एंड स्टेटस। रेफरेंस ग्रुप के बारे में हम जानते हैं फ्रॉम द बायर बिहेवियर परस्पेक्टिव, रेफरेंस ग्रुप आर ग्रुप दैट सर्व एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल इन their purchase or consumption decision. For example, they may consist of all the groups that have a direct or indirect influence on the person's attitude or behavior. रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसका क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है या फिर इनडायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को और बिहेवियर को। इसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप। कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप क्या होता है, दिस इज अ ग्रुप इन विच अ पर्सन होल्ड मेंबरशिप और हैज़ अ रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ऐसा ग्रुप जिसके साथ हमारा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। एग्जाम्पल है फैमिली, फ्रेंड, नेबर, कंपनी वर्कर। उसके बाद है हमारा एस्पिरेशनल ग्रुप। In this group, a person doesn't hold membership and doesn't have face-to-face contact but want to be a member. Thus, it often serves as a positive influence on that attitude और behavior। यानी कि एस्पिरेशनल ग्रुप वो होता है जिसके साथ हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन जिसके हम मेंबर बनना चाहते हैं। कोई भी जो है सेलिब्रिटी से हम क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। वो सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, तो हम जाके क्या करने लगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ करने लगे। कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप जहाँ पे हमारा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, जिसकी हमारे पास मेंबरशिप होती है, जो हमें डायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एस्पिरेशनल ग्रुप होता है जो हमें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी हमारे पास ना तो कोई मेंबरशिप है, ना हमारा कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, लेकिन जिसके हम मेंबर बनना चाहते हैं, जो हमें पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसका एटीट्यूड, जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करता है। Young people would like to be associated as well as like to emulate sport hero, movie star, prominent personalities, etc. For them, these work as a aspirational and selective target groups.
उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिमिनेट ग्रुप। डिस्क्रिमिनेट ग्रुप क्या होता है? इन दिस ग्रुप अ पर्सन होल्ड मेंबरशिप और हैज़ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बट डिसअप्रूव द ग्रुप वैल्यू, एटीट्यूड और बिहेवियर। क्या करते हैं? डिसअप्रूव करते हैं ग्रुप्स के वैल्यूज़ को, एटीट्यूड को और बिहेवियर को। दस द पर्सन टेंड टू अडॉप्ट attitude and behavior that are in opposition to the norms of the group। तो disclaimant group क्या होता है? This person hold membership, has face to face contract but disapprove group value, attitude और behavior। यानी कि जो वो काम करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे अपोजिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमेंट ग्रुप। जिसके हम मेंबर भी हैं, जिसके साथ हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट भी होता है, लेकिन जिसके एटीट्यूड को, बिहेवियर को हम फॉलो नहीं करते, उनके अपोजिट हम काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अवॉइडेंस ग्रुप। अवॉइडेंस ग्रुप वो होता है मेंबरशिप भी नहीं है, फेस टू फेस कांटेक्ट भी नहीं है, जिसके एटीट्यूड को, बिहेवियर को हम डिसअप्रूव करते हैं। दस द पर्सन टेंड टू अडॉप्ट एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट आर इन अपोजिट ऑफ दोज ग्रुप। यानी कि जो वो काम करेंगे उसके अपोजिट ही हम करेंगे। One may vocally reject the action of those peers who do not demonstrate adequate respect for their parents and religion। ठीक है, अब इसको ही एक टेबल के थ्रू हमें बताया गया है कि क्या हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं और कौन से हमें नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं। मेंबरशिप ग्रुप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप, यानी कि जिनके हम मेंबर भी हैं, जिसके साथ हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल ग्रुप और डिस्क्लेमेंट ग्रुप। कॉन्ट्रेक्चुअल ग्रुप और डिस्क्लेमेंट ग्रुप वो होते हैं जिसके हम मेंबर है, जिसके साथ हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल ग्रुप हमें पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन डिस्क्लेमेंट ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद आता है नॉन मेंबरशिप ग्रुप। नॉन मेंबरशिप ग्रुप आते हैं हमारे एस्पिरेशनल ग्रुप और अवॉइडेंस ग्रुप, जिसके साथ हमारा कोई भी मेंबरशिप नहीं होती, कोई हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन एस्पिरेशनल ग्रुप जो हमें पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है, अवॉइडेंस ग्रुप जो हमें नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है। एक प्रोडक्ट और ब्रांड कैन बी रिमार्केबल फॉर वन ऑफ द टू रीजंस। First, the product is used or owned by very few people in a society. For example, luxury are more conspicuous than necessity। यानी कि पहले वो होते हैं जो क्या शो करते हैं, लग्जरी ग्रुप होते हैं। Second, a brand may be more conspicuous because it is consumed in public where other can see it। By combining these two dimension, लग्जरी प्रोडक्ट और पब्लिक प्रोडक्ट, वन में गेट फोर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि दो तरीके की हमें ग्रुप बताए हैं। फर्स्ट है जो लग्जरी है, सेकंड है जो पब्लिक ग्रुप है, जो पब्लिक में यूज़ किए जा रहे हैं। इस दो चीज़ का यूज़ करके हमने फोर थिंग्स इसमें से निकाली है, फोर कैटेगरी हमने बनाई है। फर्स्ट है प्रोडक्ट लग्जरी, फर्स्ट है पब्लिक लग्जरी, सेकंड है पब्लिक नेसेसिटी, थर्ड प्राइवेट लग्जरी और प्राइवेट नेसेसिटी। लग्जरी और नेसेसिटी, प्राइवेट लग्जरी और नेसेसिटी, प्राइवेट पब्लिक लग्जरी और पब्लिक नेसेसिटी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। द मार्केटर नीड टू अंडरस्टैंड द रोल प्ले बाय द बायर कल्चर।